एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 5th। इससे पहले हम इस पे 4 वीडियोस बना चुके हैं, तो आज हम देखेंगे इसका 5th पार्ट और बुक का लास्ट पॉइंट 6 द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। जो रिवॉल्यूशन था वो एवरीडे लाइफ में किस तरीके से रोल प्ले कर रहा था या कॉमन पीपल की लाइफ में क्या इफेक्ट थे, पॉलिटिक्स क्या लोगों का पहनावा यानी कि वो जो कपड़े पहनते थे या जो वो लैंग्वेज बोलते थे या वो जो बुक्स पढ़ते थे, क्या पॉलिटिक्स उसको चेंज कर सकती है। जो फॉलन 1789 के ईयर्स थे यानी 1789 के बाद के जो ईयर्स थे उसमें फ्रांस ने जो लोग थे मैन वुमेन और चिल्ड्रन उनकी लाइफ में इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस देखे। जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने ये अपने ऊपर लिया इस तरीके के नियम और कानून पास करना जिससे कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियाज़ थे वो ट्रांसलेट हों और एवरीडे प्रैक्टिसेस में आ सकें, मतलब जो कॉमन पीपल भी इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अडेप्ट कर सकें इन एवरीडे लाइफ। तो इस तरीके से लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियाज़ को समझना और उसको ट्रांसलेट करना। सबसे एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो कि इफेक्ट में आया बेस्टिल पे जो अटैक हुआ था या बेस्टिल को जो तहस नहस कर दिया गया था समर ऑफ 1789 में, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लॉ इफेक्ट में आया और वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी सेंसरशिप को बंद किया गया। तो इस पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेंसरशिप का जो लॉ था उसको बंद किया, एबोलिश किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा फ्रांस पे और ये सेंसरशिप क्या था हम देखते हैं। ओल्ड रिजिम में जो जितने भी रिटर्न मटेरियल थे या कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज, ये तभी पब्लिश या परफॉर्म किए जा सकते थे जब किंग के सेंसर से इसको अप्रूवल मिलता या परमिशन दी जाती थी। यानी किंग के सेंसर से या फिर गवर्नमेंट से जब परमिशन दी जाती थी या अप्रूवल दिया जाता था तभी रिटर्न मटेरियल्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती थी या रिटर्न मटेरियल पब्लिश होते थे। ये ओल्ड रिजिम की बात है। तो ये थी सेंसरशिप। लेकिन अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन्स ने ये प्रोक्लेम कर दिया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एक्सप्रेशन है वो नेचुरल राइट के रूप में इनको दिया जाएगा। तो ये घोषणा हो गई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक नेचुरल राइट है लोगों का। ये प्रोक्लेमेशन किया राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन ने। अब इसी घोषणा के साथ न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स की बाढ़ सी आ गई फ्रांस के टाउन्स में, क्योंकि अब सबको परमिशन मिल गई थी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन हुआ और यहाँ से फ्रांस की सिटी से वो कंट्री साइड में भी बहुत ही रैपिडली पहुँचती जा रही थी, जो आसपास के रीजन थे, जो रूरल रीजन थे वहाँ पे। और ये जितने भी न्यूज़पेपर, बुक्स या प्रिंटेड मटेरियल था वो डिस्क्राइब और डिस्कस कर रहा था उन इवेंट्स को, उन चेंजेस को जो फ्रांस में हुए थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक मीनिंग यहाँ एक ये भी था कि जो अपोजिंग व्यूज थे, यानी जो इवेंट्स हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जितनी भी इवेंट्स हुई उसके लिए बहुत सारे लोग अपोज भी कर रहे थे या उनके बहुत सारे अपोजिंग व्यूज थे, वो भी अब लोग इजीली एक्सप्रेस कर सकते थे। यानी बहुत सारे लोग फेवर में थे और बहुत सारे जो अगेंस्ट में थे। ये दोनों ही साइड्स, ईच साइड, ये दोनों ही साइड एक दूसरे को कन्विंस कर सकती थी अपनी अपनी पोजीशन के बारे में थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट के मीडियम से। यानी प्रिंट एक मीडियम बन गया, यहाँ पे जो प्रेस थी वो एक मीडियम बन गया, लोग अपने अपने ओपिनियंस को एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। प्ले सॉन्ग्स ऑफ फेस्टिव पोजीशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन चीज़ों ने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव पोजीशन, जो जुलूस थे, उत्सव मनाए जा रहे थे या जो नाटक किए जा रहे थे या सॉन्ग्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया। This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote at length in texts which only a handful of educated people could read. अब ये जो प्ले सॉन्ग्स थे, फेस्टिव पोजीशंस थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि एक रास्ता था ये जिससे कि जो लिबर्टी और जस्टिस के आइडियाज़ थे वो लोग इजीली ग्रास्प कर सकते थे, लोग समझ सकते थे, इजीली पहचान सकते थे। और पहले भी लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, लेकिन जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने लिखा था इसके बारे में वो लेंदी टेक्स्ट होता था और उस टेक्स्ट को सिर्फ बहुत ही कम एजुकेटेड लोग ही पढ़ पाते थे, यानी वो कॉमन पीपल तक नहीं पहुंच पाते थे वो लिबर्टी और जस्टिस के आइडियाज़। लेकिन अब वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर और प्ले, सॉन्ग्स, इन सबको जो परमिशन मिल गई थी उसके थ्रू ये आइडियाज़, जस्टिस और लिबर्टी के आइडियाज़ कॉमन पीपल तक बहुत इजीली पहुंच रहे थे, लोग इजीली इसको समझ रहे थे, इसको पहचान रहे थे।
यहाँ कुछ पिक्चर्स भी दे रखी हैं। कॉन्क्लूजन, तब फाइनली हम कॉन्क्लूजन में देखते हैं 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर बना दिया, राजा बना दिया। उसने आसपास की यूरोपियन कंट्रीज को जीता और उनको अपनी डायनेस्टी में मिलाया और बहुत सारे नए किंगडम्स बनाए जहाँ पे उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को रखा। नेपोलियन अपने आप को एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप मानता था, यानी वो समझता था कि उसका जो रोल है वो यूरोप को मॉडर्नाइज करने का है। उसने बहुत सारी लॉज और पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। उसने सभी जगह पे इक्वल या यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, माप तोल का, वेट एंड मेजरमेंट का और डेसिमल सिस्टम के साथ। और प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ये भी लॉ बनाया। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग नेपोलियन को एज ए लिबरेटर मानते थे, ऐसा लिबरेटर जो कि लोगों के लिए फ्रीडम लाएगा। लेकिन जल्दी ही लोगों का नज़रिया बदल गया और उन्होंने नेपोलियन आर्मीज को इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखना स्टार्ट किया, यानी जो ज़बरदस्ती घुस के और आक्रमण करके फोर्स के साथ जीतता है, तो उस तरीके से देखना स्टार्ट किया। फाइनली नेपोलियन हार गया वाटरलू के वॉर में 1815 में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वॉर था जिसमें नेपोलियन की हार हुई। बहुत सारे उसके मेजर्स जो कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज जैसे लिबर्टी और मॉडर्न लॉज यूरोप के दूसरे पार्ट में पहुंचा रहे थे, तो वो सब मेजरमेंट और आइडियाज लोगों के माइंड में बहुत टाइम तक भी रहे, यानी कि नेपोलियन के जाने के भी बाद बहुत टाइम तक उसका इम्पैक्ट लोगों के माइंड में रहा। The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन का क्या लेगेसी थी? लेगेसी मतलब होता है कि विरासत, यानी आगे की जनरेशन के लिए क्या छोड़ा फ्रेंच रिवोल्यूशन का। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की लेगेसी जो कि 19 और 20वीं सेंचुरी के लिए उसने छोड़ी। तो जो आइडिया था लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो उसने एज ए लेगेसी छोड़ा, क्योंकि इसी के बाद फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स को लोग समझे और उन्होंने आगे बढ़ाया इसको। फ्रांस में ये आइडियाज फैल गए थे और फ्रांस से फिर ये रेस्ट ऑफ यूरोप में भी पहुंच गए थे, यानी यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी पहुंच गए थे 19वीं सेंचुरी में, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया गया। ये इसका इफेक्ट रहा कि जब ये आइडियाज दूसरे कंट्रीज में भी पहुंच रहे थे तो फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट ए सॉवरेन नेशन स्टेट। जो कॉलोनाइज पीपल थे, जो कॉलोनीज थी जो कि दूसरी कंट्रीज के अंडर में थी, उन्होंने फ्रीडम के आइडियाज पे फिर से काम शुरू किया ताकि उनको आज़ादी मिल सके और उन्होंने ऐसे मूवमेंट चलाए जिससे उनका जो कंट्री है वो सॉवरेन नेशन स्टेट बन सके। यानी नेशन स्टेट का आइडियाज भी फ्रेंच रिवोल्यूशन की देन थी। Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशन के आइडियाज फैल गए थे, लोग नेशन स्टेट को समझ गए थे, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जाग गई थी और ये इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला। टीपू सुल्तान और जो राजा राम मोहन रॉय थे वो एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के आइडियाज थे उनको एडप्ट किया, उसको रिस्पॉन्ड किया। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन की जो मेन लेगेसी थी वो थी लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, जो पूरे वर्ल्ड में फैल चुके थे। लोग अवेयर हो गए थे अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और साथ ही नेशनलिज्म की फीलिंग जाग गई थी पूरे वर्ल्ड में। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस, जिससे कि पूरा चैप्टर एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पूछा है कि रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ फ्रांस में, कि क्या क्या रीजंस थे, ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से फ्रांस पे रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। तो आप इसको बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉज हमने पढ़े थे कि लुई 16 जब किंग बना था तो ट्रेजर एम्प्टी था, किस वजह से एम्प्टी था, और उसने फिर टैक्सेस लगाए और जो प्राइजेस थे ब्रेड के वो बहुत हाई हो गए थे और क्रॉप्स भी लोगों की खराब हो गई थी। तो इकोनॉमिक कॉजेज में आप वो पॉइंट समझा सकते हैं। सोशल कॉजेज में आपको बताना है कि जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे थे और उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले थे जो उनको बर्थ के साथ थे, वो एंजॉय कर रहे थे। और जो थर्ड स्टेट था, वो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, पीजेंट और लेबरर्स, उनको हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे और उनकी लाइफ बहुत ही सफ़र हो रही थी।
फिर अब पॉलिटिकल कॉजेज में हम देखेंगे कि लुइस 16 और उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, वो बहुत ही लग्जरियस लिविंग के हैबिटेट थे और बहुत ही ज़्यादा करप्ट था, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट था। तो उनके पॉइंट्स बना के हम लिखेंगे और इसमें हम बताएंगे जो फिलोसोफर्स और राइटर्स थे उनका भी इन्फ्लुएंस क्या क्या हुआ मिडिल क्लास फैमिलीज पे, जो वेल्दियर फैमिलीज थे उन सब पे, और उन्होंने भी ये राइट्स के लिए अवेयरनेस फैलाई थी कि बाय बर्थ किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। इसमें बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जॉन लॉक, जॉन जैक्यूज रूसो, मोंटेग्यूस के। और इमीडिएट कॉज क्या था कि जो थर्ड स्टेट थी उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड किया था, किंग ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सारे रीजंस की वजह से फ्रांस में जो रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी सोसाइटी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ रिवोल्यूशन से, तो सबसे ज़्यादा फायदा थर्ड स्टेट के लोगों को हुआ, जिसमें वो लोग इंक्लूडेड थे जो बहुत ज़्यादा उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, उनके टैक्स बंद हो गए और फेडरल सिस्टम एबोलिश कर दिए गए। और किस ग्रुप के पावर ले लिए गए, तो क्लर्जी और नोबिलिटी, क्योंकि वो पहले बहुत सारे प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे, अब उनसे वो पावर ले लिए गए, सबके इक्वल उनको कर दिया गया। और कौन सा सेक्शन सोसाइटी का था जो कि डिसअपॉइंट रहा इस रिवोल्यूशन से, तो मेनली वुमेन डिसअपॉइंट रही क्योंकि उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले, उनको इक्वल वेजेस नहीं मिलते थे, और भी कुछ लोग जो थर्ड स्टेट के जो बहुत ही जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको राइट ऑफ वोट नहीं दिया जाता था। तो ये सब डिसअपॉइंट हुए जिनको इक्वल राइट्स नहीं मिले। लिगेसी आज ही हमने पढ़ी है फ्रेंच रिवोल्यूशन की क्या क्या लिगेसी थी जो कि 19 और 20 सेंचुरी में रही। तो लिबर्टी और जस्टिस का जो आइडिया था और जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी पूरे वर्ल्ड में जो फैल गई थी, वही सबसे बड़ी लिगेसी थी। हम इसके 4-5 पॉइंट्स बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, जिसका ओरिजिन फ्रेंच रिवोल्यूशन से हुआ, ये हम पहले के पार्ट्स में पढ़ चुके हैं क्या क्या राइट्स थे। जो मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स था वो कॉन्ट्रडिक्शन से घिरा हुआ था, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे। क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो हाँ, हम इससे एग्री करते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल राइट्स था लेकिन वो सबको राइट्स नहीं दे रहा था। वो सिटीजन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग का राइट्स नहीं था, वुमेन को इक्वल वेजेस नहीं थे, वोटिंग का राइट्स नहीं था, स्लेवरी एंड तक भी यानी कि 19 सेंचुरी के हाफ तक भी स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही थी, स्लेवरी खत्म नहीं हुई थी, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल राइट्स थे उसमें भी इक्वलिटी नहीं थी। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे कि ये यूनिवर्सल राइट का मैसेज तो है पर इसमें सबके लिए इक्वल राइट नहीं है, और इसके जो रूल्स थे वो मेंशन नहीं थे, क्लियरली मेंशन नहीं थे। राइज ऑफ नेपोलियन हमने पहले भी पार्ट में देखा, जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई थी, तो उसके बाद डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव जो थे उसमें कॉन्ट्रडिक्शन चल रहे थे। तो इनस्टेबिलिटी जो थी डायरेक्टरी की, उसी वजह से नेपोलियन को राइज मिला। और उसके बाद हम नेपोलियन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो हम बता सकते हैं। और फाइनली जो नेपोलियन था वो वाटरलू में हारने के बाद उसको कैप्चर कर लिया था एज ए प्रिजनर, उसको सेंट हेलेना आइलैंड में रखा था जिसमें उसकी 1821 को डेथ हुई थी। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले भी हमने जो पार्ट्स बनाए थे, वीडियोस बनाए थे, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Please like, subscribe and share.